Good morning everyone. So today, as you can see on the board, that is day 8 of the first chapter of standard 10 electricity. Okay, so today we are going to study about the heating effect of electric current. Okay, इससे पहले हम लोगों ने बच्चों रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्जेस देखा था. ठीक है, और फैक्टर्स भी हम लोगों ने 4 फैक्टर्स पढ़ा था जिसके हेल्प से रेजिस्टिविटी को हमने कैलकुलेट किया था और डिफाइन किया था. Now we will see about the heating effect of electric current. First of all, go through its definition. What does it say? The generation of heat in a resistor when electricity flows through it is called heating effect of electric current. जब बच्चों कोई भी कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कहलाता है एंड दैट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू तो जिस रेजिस्टेंस, यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोज करेगा इसके मोशन को और उस अपोजिशन मोशन के कारण हीट का प्रोडक्शन होता है. हम लोगों ने देखा था कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी थे जिनका हाई रेजिस्टेंस था, कुछ कंडक्टर ऐसे भी थे जिनका लो रेजिस्टेंस था. जिसका सबसे कम था दैट वाज Ag, दैट इज नोन एज सिल्वर. ओके, दैट वाज द बेस्ट कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना कम हीट होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा. हीट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं इसका जो कि इंपॉर्टेंट है ना. इट शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी जो रो है वो मॉडरेट होना चाहिए. समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ये जो रो है वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट शुड हैव बर्न एट हायर टेम्परेचर. इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और ये बर्न करे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तब जा करके बर्न करे, अदरवाइज क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वायर्स में. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड नॉट बी टू हाई. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? अगर सपोज एक वायर हीट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर कम ही हीट पे ये एक्सपैंड करने लगेगा. एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होता है ना मेटल्स में, क्या करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे तो थोड़ा एक्सपैंड करेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, गैसेस को हीट करेंगे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है. सॉलिड में तो कम होते हैं बट इसमें और भी कम होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी टू हाई, एक्सपेंशन ज़्यादा ना हो. ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो सोचो, तो अपना एक घर का एग्जाम्पल ले लो, वायर लगाए हुए हो, वायरिंग किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आया, हाई रेजिस्टेंस के कारण मेल्ट हो गया और मेल्ट होकर वायर इतना पतला था और इतना पतला से मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, तो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी देयर. उससे पहले तो मेल्ट कर जाएगा हीट के कारण जो उसका इंसुलेटिंग कवर है. ठीक है, सो इट शुड बी नॉट देयर. थर्मल मतलब होता है हीट, याद रखना है आपको. ओके, ठीक है. तो हीट जब प्रोड्यूस होगा, हीट का SI यूनिट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है. तो वर्क डन होगा तभी हीट का प्रोडक्शन होता है बच्चों. तो मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे आप समझ सकते हो? एक आपने डेफिनेशन पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस वाला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए, ठीक है, जो भी वर्क डन करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस चार्ज को. ठीक है, तो हम लोग वर्क डन के केस में जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज. ठीक है, तो यहाँ से एक हिट का आपको जो है ना मैथमेटिकल टर्म्स मिल जाता है. आप हिट को वर्क डन लिखो, ठीक है, या तो फिर आप इसे एनर्जी लिखो. ओके, सबका बच्चों SI यूनिट जो है ना, SI यूनिट जो है वो जूल हो जाएगा. याद रखना क्या हो जाता है, जूल. चाहे वो एनर्जी हो, हीट हो, वर्क डन हो, सबका SI यूनिट जूल हो जाएगा बिकॉज इट ऑल आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ओके, सो हियर ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V. यहाँ से एक मैथमेटिकल टर्म्स मिला जिससे कैलकुलेशंस किया जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. एक और देखोगे, ओम्स लॉ से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R. ओके, तो अब वर्क डन का एक और हमें फॉर्मूला मिल जाता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे I इंटू R. ठीक है, तो ये सेकेंड मैथमेटिकल टर्म्स हो गया वर्क डन का. और आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर हम लोग चले तो एक और मैथमेटिकल टर्म्स हम लोगों को मिल सकता है Q इंटू I. ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या आपने पढ़ा था, याद करो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A. ठीक, तो इसके टर्म में भी हम लोगों को एक मिल सकता है टर्म रो इंटू L बाई A.
क्लियर है? जहाँ पे Q चार्ज है, I करंट है, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको ये एक मैथमेटिकल टर्म वर्क डन का मिल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो और भी डिफरेंट आपको मैथमेटिकल टर्म्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए करंट और आपका रेजिस्टेंस रहने पे हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज रहने पे हो जाएगा, ठीक है। और एक देख लीजिए आप जो है वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो अगर हम फिर से ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाय R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। अगर मैं इसे यूज करूं तो फिर से एक नया हमें मैथमेटिकल टर्म्स मिल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V बाय R इंटू R, मीन्स ओवरऑल वी हैव जस्ट वेंट ऑन द सेम पोजिशन। तो सबका ये जो है डिफरेंट जो आपको फॉर्मूलाज मिलते हैं ये आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म का बात करें तो हम लोगों को पता है Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू ओके करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसे पुट कर दूं यहाँ पे देन व्हाट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी विल गेट, द फोर्थ नंबर दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू Q के प्लेस में I इंटू टी इंटू ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मिल रहा है हमें, वर्क डन इज इक्वल्स टू VI T, वेयर V is potential difference, I is current and the time T for time, that time it takes to move the charges from one place to another. So we have just got the different expressions to calculate the work done. Okay, work done को calculate करने के लिए बहुत सारे expressions हैं जो आपने study कर रखा है first chapter से, ठीक है। फर्स्ट में आपने चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, चार्ज और करंट का, चार्ज और टाइम का अलग अलग आपने रिलेशंस पढ़ा। ओम्स लॉ में हम लोग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम का हम लोग रेजिस्टेंस का रिलेशन देखो। तो यहाँ सारे रिलेशंस को एक्यूमुलेट किया जा सकता है वर्क डन में एंड द होल इज जस्ट गिविंग द सेम आंसर। You must have to remember its SI unit, that is joule. Okay. In the next part we are going to study about the power also. Power के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले इससे रिलेटेड दिए हुए न्यूमेरिकल्स जो आपके डिस्क्रिप्शन है जरूर उसको कीजिए, उससे आपको ये पता चलता है whether you have understood, you are able to solve this type of questions or not in your copy. Okay. Till the time, thank you.